वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। हम आप आज पढ़ेंगे हमारे लुसेंट का जो 19वां चैप्टर होता है कैलोरीमिति या कैलोरोमेट्री, यानी कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, कैलोरीमिति क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी दो वस्तु होती हैं, एक का टेम्परेचर हाई है और एक का लो टेम्परेचर है। तो हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है। तो यह जो ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है वह कितना हो रहा है, इसका मापने के लिए हम भौतिक विज्ञान की जिस शाखा का उपयोग करते हैं, जो शाखा होती है भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत इसका मान मापा जाता है, उसको ही अपन कैलोरीमिति या कैलोरीमेट्री कहते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा के आदान प्रदान की माप की जाती है, ऊष्मा मिति या कैलोरीमिति कहलाती है, यानी कैलोरीमेट्री कहलाती है। यानी दोस्तों, हम दोबारा से बता देता हूँ, यानी कि जो हम जानते हैं हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप वाली वस्तु होती है, उससे निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है, यानी ऊष्मा स्थानांतरण होता है। तो यह ऊष्मा का ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, इसका माप जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह भौतिक विज्ञान की जो शाखा होती है वही कैलोरीमिति कहलाती है। और दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे कैलोरीमीट्री यानी कैलोरीमीटर के बारे में। ऊष्मा का परिमाण मापने के लिए जिस बर्तन का व्यवहार किया जाता है, जिस बर्तन का उपयोग किया जाता है, उसे कैलोरीमीटर कहा जाता है। साधारणतः यह तांबे का बना बेलनाकार बर्तन होता है। देखिए दोस्तों, कैलोरीमीटर क्या होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु के और जितनी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जितनी हीट का ट्रांसफ़र होता है, उसको जिस यंत्र से मापा जाता है, यानी जो पात्र होता है जिसको इस स्थानांतरित हीट को या स्थानांतरित एनर्जी को मापा जाता है, उसे अपन कैलोरीमीटर कहते हैं। दोस्तों, ये जो कैलोरीमीटर होता है यह एक बेलनाकार पात्र होता है जो तांबे का बना होता है। इसकी इमेज मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा अभी अगले वीडियो में। यहाँ पर बस इतना याद रखिए, जो कैलोरीमीटर होता है वह तांबे का बना होता है, यह एक बेलनाकार होता है और इसका जो कार्य होता है वह हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की जितनी हीट का ट्रांसफ़र होता है या जितनी ऊष्मा का स्थानांतरित होता है उसको उसका मापा जाता है, उसका मान ज्ञात किया जाता है, वो होता है हमारा कैलोरीमीटर। अब पढ़ेंगे अपने कैलोरीमिति का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या होता है। जब भिन्न भिन्न तापों वाली वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में जाने लगती है, जब तक दोनों की वस्तुओं के ताप समान हो जाती है। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो हीट होती है वह हाई टेम्परेचर वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। तो यह जो स्थानांतरित होता है ऊष्मा का यानी हीट का ट्रांसफ़र होता है वह तब तक होता है कि जब तक इनका टेम्परेचर होता है वह समान हो जाए, यानी कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है, तो इस हीट जो होती है वो इस वस्तु से स्थानांतरित होकर के इस वस्तु में जाती है। तो वह जब तक जाएगी कि इसका टेम्परेचर बराबर न हो जाए। तो दोस्तों, टेम्परेचर बराबर होने के बाद इसमें बताया गया है कि यदि इस प्रक्रिया में यदि बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा के बराबर होती है। यानी यदि दो वस्तु होती हैं, एक हाई टेम्परेचर पर है एक लो टेम्परेचर पर, इसको बाहर यानी माध्यम से न तो ऊष्मा प्राप्त होती है न ही यह माध्यम को ऊष्मा देते हैं। तो उस स्थिति में इसका टेम्परेचर भिन्न भिन्न होता है और जब तक इसका टेम्परेचर दोनों का समान होता है, यानी इसका T1 से T तक आता है और इसका T2 से T तक होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर कम होगा इसका बढ़ेगा। जब तक इनका टेम्परेचर समान नहीं होता, जब तक इनमें ऊर्जा का स्थानांतरित होगा, तो टेम्परेचर समान होने तक यह कितनी ऊष्मा को त्यागती है और यह किस ऊष्मा को ग्रहण करती है। या फिर अपन ये भी देखते हैं, यानी कि इसके द्वारा जितनी ऊष्मा छोड़ी जाएगी उसके द्वारा उतनी ही ऊष्मा ग्रहण की जाएगी, उन दोनों ऊष्माओं का मान बराबर होगा, यही मेरे इसमें बताया गया है। यानी यदि इस क्रिया में बाहर से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो वस्तु द्वारा दी गई जो ऊष्मा होती है वो वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगी। यानी जो हाई टेम्परेचर वाली वस्तु होती है वह जितनी ऊर्जा का त्याग करेगी या ऊष्मा को उत्सर्जित करेगी, दूसरी जो लो टेम्परेचर वाली वस्तु होती है वह उतनी ही ऊष्मा को ग्रहण करेगी, यानी अब्जॉर्ब करेगी। यानी कि बाहर से यानी कि ऊष्मा को न तो अतिरिक्त ऊष्मा प्राप्त होगी न ही नष्ट होगी। जितनी ऊष्मा
हाई टेम्परेचर वाली वस्तु जो छोड़ी जाएगी उतनी ही ऊष्मा लो टेम्परेचर वाली वस्तु से ग्रहण की जाएगी, उनका मान आपस में बराबर होता है। यही हमारा कैलोरीमिति का सिद्धांत कहलाता है। यानी कैलोरीमिति का जो सिद्धांत होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता है वो यही होता है, उस ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही बनाया जाता है। उसी प्रकार ऊष्मा को भी न तो नष्ट किया जा सकता है न भी बनाया जाता है। यानी जितनी ऊष्मा एक वस्तु द्वारा त्याग होती है उतनी ही ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा अब्जॉर्ब होती है। और ये सिद्धांत को अपन मिश्रण का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि दो वस्तुओं को यदि अपन मिश्रण करते हैं तभी उनके मध्य जो हीट का ट्रांसफर होता है वही होता है। इस कारण इसको मिश्रण का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि मिश्रण के सिद्धांत में इस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी मिश्रण होता है कि कितना टेम्परेचर यानी परिवर्तित होता है, यानी दो भिन्न भिन्न टेम्परेचर वाली वस्तु को मिलाते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है वह निकालने के लिए मिश्रण के अंदर कैलोरीमिति का उपयोग किया जाता है, कैलोरीमिति का नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसे अपन मिश्रण का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार यही होता है, दी गई ऊष्मा बराबर होती है ली गई ऊष्मा। यानी दो वस्तुओं को यदि अपन मिलाते हैं तो इसके द्वारा जो दी गई ऊष्मा होती है वो इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा के बराबर होती है। यही हमारा कैलोरीमिति का सिद्धांत है। तो दोस्तों याद रखना, यानी कि ऊष्मा का संरक्षण वही हमारा कैलोरीमिति का सिद्धांत है। यानी ऊष्मा को न तो नष्ट करेंगे न ही बनाएंगे। जितनी ऊष्मा एक वस्तु अब त्यागेगी उतनी ही ऊष्मा दूसरी वस्तु ग्रहण करेगी। अब बढ़ेंगे अपन विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है दोस्तों? किसी वस्तुओं द्वारा दी गई ऊर्जा या ली गई ऊष्मा की मात्रा तीन बातों पर निर्भर करती है। यानी कोई भी वस्तु हो उसके द्वारा यानी कि वस्तु वह त्याग भी सकती है और वह ग्रहण भी कर सकती है। यानी कि जो बाहर का या फिर दूसरे टेम्परेचर का वस्तु कितना अधिक का है कम वह उस बात पर डिपेंड करेगी। लेकिन यह जो वस्तु है इसकी यानी कि ग्रहण करने की और जो त्यागने की जो प्रकृति होती है, यानी कि जो ऊष्मा त्यागी उसका जो मान होता है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात इनको अपन पढ़ते हैं। पहला तो होता है कि जो ये वस्तु होती है किस प्रकृति की होती है। यानी कि प्रकृति का मतलब है यानी कि किस पदार्थ की होती है। पदार्थ की प्रक्रिया यानी यह तांबे की है या फिर चांदी की है या कांसे की। यानी कि अलग अलग पदार्थ की जो वस्तु होती हैं उनके लिए जो त्यागी गई ऊष्मा या ग्रहण की गई ऊष्मा का मान होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि तांबे के लिए अलग होगा, चांदी के लिए अलग होगा, कांसे के लिए अलग होगा, लकड़ी के लिए अलग होगा, लोहे के लिए अलग होगा। यानी कि वस्तु की प्रकृति पर जो त्यागी गई ऊष्मा होती है या ग्रहण की गई ऊष्मा वह निर्भर करती है। अब दूसरा है वस्तु के द्रव्यमान पर। यानी कि जो वस्तु का द्रव्यमान होगा उस पर भी निर्भर करेगी, यह उसके समानुपाती होती है। यानी कि यदि अपन कम द्रव्यमान लेंगे तो इससे जो ग्रहण की गई ऊष्मा होती है वह या उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है वह कम होगी। यदि अधिक द्रव्यमान लेंगे तो इस जो ऊष्मा का मान होगा यानी वह अधिक हो जाएगा। यदि 2 kg की द्रव्यमान की जो हमारी वस्तु है वह 2 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर परिवर्तित करने पर 2 यानी कि क्यों हीट के उत्सर्जित करती है, तो 2 kg की वस्तु को यदि यहाँ पर 1 kg लेते हैं यहाँ पर 2 kg ले लेते हैं तो इसके द्वारा जो हीट उत्सर्जित होगी वो जाएगी 2Q। यानी 2Q इसकी दुगनी हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं इसके द्रव्यमान के समानुपाती होती है। अब पढ़ेंगे अपन वस्तु के ताप में परिवर्तन के। यानी कि वस्तु के ताप में जो परिवर्तन होगा उसके बारे में भी इस पर निर्भर करती है। यानी कि वस्तु में टेम्परेचर कितना परिवर्तित हो रहा है। यानी कोई हमारी वस्तु है इसके अपन निश्चित वस्तु है यानी द्रव्यमान को भी नियत रखते हैं और ताप यानी प्रकृति भी निश्चित रखते हैं। तो यदि इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन परिवर्तित करेंगे तो यदि इसकी क्यों हीट उत्सर्जित होती है, तो यदि अपन इसका 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर परिवर्तित करेंगे तो इसमें जो ऊष्मा है उत्सर्जित होगी वो होगी 2Q। यानी ताप परिवर्तित कितना हो रहा है उसके समानुपाती हो रहा है। यदि ताप परिवर्तन इसमें ज़्यादा होगा तो ली गई ऊष्मा या दी गई जो ऊष्मा होती है वह ज़्यादा होगी। यदि ताप परिवर्तन कम होगा तो दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा का जो मान होगा वह अधिक होगा। अब पढ़ेंगे अपन इसके फॉर्मूला के बारे में और मात्रा के बारे में। देखिए दोस्तों यह जो हमारी जो इक्वेशन है उनको यदि अपन एक करके लिखते हैं तो हमारे जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है। यानी कि डेल्टा जो क्यू होता है इनकी ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है वह m इंटू डेल्टा थीटा के बराबर होती है। यानी द्रव्यमान और ताप परिवर्तन के गुणा के बराबर होता है। यदि अपन इसका जो समानुपाती
चिन्ह है इसको अपन हटाते हैं तो यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक लगाया जाता है। यह जो S होता है यह समानुपातिक स्थिरांक होता है। इसी को अपन विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट कहते हैं या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, यदि इस इक्वेशन से अपन निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये निकल कर के आता है S = होता है डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा क्यों डेल्टा थीटा। तो दोस्तों इसी सूत्र से अपन इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। यानी कि यदि अपन m के जो उसका द्रव्यमान होता है वो एकांक रखें और जो ताप परिवर्तन होता है उसको भी एकांक रखें, तो जो हमारे जो दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा होती है, यानी कि जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वही हमारा स्पेसिफिक हीट के बराबर होगा, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान 1 kg है और उसमें 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन करने के लिए इसकी हीट में जितनी परिवर्तन होगा वही हमारी स्पेसिफिक हीट होगी। यानी कि ये अपन मान लें 1 kg है, इसका टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस है, अब 21 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं यानी इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो उसको ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी इसको, वही जो ऊष्मा होती है वो हमारी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन निकल कर के आएगी, अर्थात किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। यानी एकांक द्रव्यमान की कोई वस्तु है उसके ताप में एकांक डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने पर यानी एकांक वृद्धि करने पर जो आवश्यक मात्रा होती है वह हमारी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहलाती है। इसको विशिष्ट ऊष्माधारिता भी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसकी जो मात्रक होगा वो क्या निकल कर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा थीटा। तो जो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है केजी और जो टेम्परेचर होता है उसका होता है केल्विन। तो इसका मात्रक निकल कर आता है जूल पर केजी केल्विन, यानी जूल पर केजी केल्विन की अगर आपको केजी बोलते हैं तो इसका मात्रक निकल कर आएगा। इसी से अपन इसकी विमा निकाल सकते हैं। तो जूल होता है उसकी विमा होती है M1L2T-2। यदि इसके द्रव्यमान है तो M1 का से डिवाइड करेंगे, केल्विन है तो इसको केल्विन से डिवाइड करेंगे, M1 से M1 कट जाएगा तो इसकी विमा जो निकल कर आएगी वो आएगी M0L2T-2K-1। तो देखिए दोस्तों इसकी विमा है वो यही है M0L2T-2K-1। अब विशिष्ट ऊष्मा की हमने मात्रक की भी पढ़ लिया है इसकी विमा। तो दोस्तों आपको इसकी विमा मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं यदि एग्जाम में पूछे जाए। यदि आपको इसका फॉर्मूला याद है तो इसका फॉर्मूला याद रखना, ये होता है ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन डेल्टा Q अपॉन द्रव्यमान यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है M इंटू ताप में परिवर्तन डेल्टा थीटा यानी डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा थीटा। इस फॉर्मूले को याद रखना। इसी फॉर्मूले इसका मात्रक भी निकल जाता है विमा भी, क्योंकि इसको अपन ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल, M का केजी और इसका केल्विन, तो मात्रक निकल कर आएगा जूल पर केजी केल्विन। ये इसका मात्रक और इसे अपन इसकी विमा में निकालेंगे तो आएगी M0L2T-2K-1। अब पढ़ते हैं अपन मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों क्या होती है, यह भी हमारी विशिष्ट ऊष्मा के समान ही होती है, लेकिन उस पर के अंदर अपन एकांक द्रव्यमान की वस्तु ले रहे थे। यहाँ पर एकांक द्रव्यमान न लेकर के मोल यानी कि जो द्रव्यमान की 1 मोल लेंगे यानी कि 1 मोल वस्तु लेंगे, यानी 1 kg वस्तु न लेकर के उसका 1 मोल भाग लेंगे। हम जानते हैं कि जो 1 मोल भाग होता है वह द्रव्यमान का अणुभार के यानी कि जो n होता है वो होता है M अपॉन M। ये M होता है, ये हमारा होता है वस्तु का अणुभार यानी कि अणु का भार कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन 1 मोल लेंगे तो यानी कि किसी पदार्थ का 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यानी अपन वस्तु 1 kg वस्तु लेते हैं यानी कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु लेते हैं, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसके द्वारा जो आवश्यक ऊष्मा होती है तो उसको तो बोलते हैं ओनली अपन विशिष्ट ऊष्मा। यदि यहाँ पर एकांक द्रव्यमान की वस्तु न लेकर के उसका 1 मोल की वस्तु लेते हैं यानी कि वस्तु का 1 मोल ले लेते हैं तो उसके द्वारा जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी उसे ही अपन मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो दोस्तों यदि किसी पदार्थ की मात्रा n मोल है, यदि किसी पदार्थ की मात्रा n मोल हो तो इसका टेम्परेचर
थीटा से डेल्टा थीटा तक बनाने के लिए जो डेल्टा की ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र ये होगा, यानी टेम्परेचर पहले थीटा था, अब टेम्परेचर डेल्टा थीटा किया गया है, टेम्परेचर में परिवर्तन इतना हुआ है, तो इतनी जो हीट की यानी हीट में परिवर्तन नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हमारा ये निकल कर के आ जाएगा कि ऊष्मा में परिवर्तन बटे मोलों की संख्या इंटू ताप में परिवर्तन, यही हमारी मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्योंकि दोस्तों यह विशिष्ट ऊष्मा के समान ही होती है। यदि आपको विशिष्ट ऊष्मा का आपको नॉलेज है या उसके बारे में पता है, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बस द्रव्यमान की जगह है मोल रखना होता है। तो दोस्तों एम पदार्थ का द्रव्यमान है और एम यानी क्या है, पदार्थ का अणुभार है। इनके पदों में यदि अपन इसको लिखते हैं तो हम जानते हैं एल बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान बट्टे वस्तु का जो मोलर द्रव्यमान होता है एम, वह है अणुद्रव्यमान। तो यह हमारे ये हो जाएगा। अब यदि इस फॉर्मूले का मान यदि इसमें रखा जाता है, तो एन की जगह एम अपॉन एन रखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला ये निकलेगा, यानी एम इंटू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा थीटा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा थीटा, ये हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो यदि हमें विशिष्ट ऊष्मा और मोलर विशिष्ट ऊष्मा के अंदर संबंध निकालना हो, तो हमारा संबंध ये निकल कर आता है, यानी जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है वह है जो हमारा जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका अणुभार के गुणा अधिक होती है, अणुभार से यानी कि अणुभार के बराबर गुणा अधिक होती है, यानी कि जो हमारी एस एम होती है वह हो जाएगी एम इंटू एस, यानी कि जो विशिष्ट ऊष्मा का अणुभार द्रव्यमान का गुणा अधिक होती है। अब पढ़ेंगे अपन विशिष्ट, यानी कि दोस्तों एक बार देख लेते हैं, जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है विशिष्ट ऊष्मा गुणा मोलर भार। अब पढ़ेंगे अपन मोलर विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक, जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों मोलर विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र हमने यहाँ पढ़ा है अभी मोलर यानी कि उसका द्रव्यमान इंटू ऊष्मा में परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू अपॉन उसका जो द्रव्यमान होता है वह है इंटू डेल्टा थीटा। यह फॉर्मूला इसका हमारा जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका निकल के आया है। तो इसका यदि हमें मात्रक निकालना हो, तो इसका तो हमारा जूल, इसका होता है हमारा दोस्तों इसका तो मात्रक उससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर मोल भी होता है तो डायरेक्ट ही निकालेंगे। इनके जो मोल का सूत्र होता है इसका यहाँ पर मोल भी रख सकते हैं। तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा इसे जूल बटे मोल इंटू केल्विन, यानी जूल पर मोल केल्विन, यही इसका हमारा मात्रक आ जाएगा। यदि इसकी विमा निकालनी हो, तो इसकी विमा हम जानते हैं कि जूल की जो विमा होती है वो होती है M1L2T-2, और जो मोल होती है इसकी विमा अपन मोल ही लिखते हैं, तो नीचे आ जाएगा मोल, और टेम्परेचर में परिवर्तन यानी कि है या फिर केल्विन, तो आ जाएगा केल्विन। तो दोस्तों इसकी जो विमा आएगी M1L2T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो इसकी विमा निकल कर आ जाएगी M1L2T-2 और K-1 मोल इनवर्स। देखिए दोस्तों जो हमारी जो ऊष्मा होती है उसके अंदर मोल और केल्विन का भाग देते हैं, तो यह है जो हमारी जो जूल होती है ऊष्मा का मात्रक उसकी विमा होती है, उसके अंदर मोल और केल्विन का भाग देने से जो हमारी विमा निकल कर आएगी वो आएगी मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए दोस्तों यदि आप इनका फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप इनके मात्रक भी याद हो जाते हैं और इसकी विमा भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इन दोनों को याद कर लें। अब पढ़ते हैं अपन गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं। तो देखिए दोस्तों गैस होती है वह द्रव और ठोस की अपेक्षाएं भिन्न होती हैं, क्योंकि उसमें प्रसार होता है वह ठोस और गैसों की तुलना में अलग होता है। क्योंकि जो ठोस और गैस होते हैं, ठोस और द्रव होते हैं, उनके अंदर तो ओनली टेम्परेचर यानी कि परिवर्तन के साथ साथ ही उनकी वॉल्यूम में परिवर्तन होता है यानी, लेकिन जो गैस होती है उसका यदि टेम्परेचर परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ उसके वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में परिवर्तन होता है। तो यदि किसी गैस को अपन हीट देंगे, हीट यानी ऊष्मा देने पर उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके प्रेशर P और उसका जो वॉल्यूम होता है V, दोनों के मान में परिवर्तन होता है, यानी दोनों के मान में वृद्धि होती है। तो इनमें से एक बार तो अपन प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, फिर इसके टेम्परेचर में यानी कि परिवर्तन करेंगे यानी कि ऊष्मा पर देंगे, तो इसके टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो हो जाएगी हमारी नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। यदि अपन वॉल्यूम को नियत करते हैं
फिर ये अपने इसको उष्मा देकर के इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन करते हैं, तो जो हमारी विशिष्ट उष्मा होगी वह हमारी गैस की कौन सी होगी, नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा होगी। यानी हमारी कोई भी गैस है, इसके वॉल्यूम को अपने पहले नियत रखते हैं, इनका जो आयतन होता है उसको निश्चित रखा जाता है। तो इसका आयतन निश्चित रहेगा और इसको अपने उष्मा देते हैं और इसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसको जितनी उष्मा दी जाएगी वही हमारी नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा कहलाएगी। देखिए दोस्तों, इसका यदि आयतन निश्चित रखा जाता है तो इसके टेम्परेचर, इसका जो प्रेशर होगा, ये दीवारों पर प्रेशर लगाएगी, उसमें वृद्धि होगी, लेकिन आयतन को निश्चित रखा जाता है, इसी कारण इसको नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। और दूसरी इसकी विशिष्ट उष्मा होती है वो होती है नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा। यानी यहाँ पर यानी कि ये जो गैस है, अब इसके वॉल्यूम को बढ़ने दिया जाता है, लेकिन इसका जो प्रेशर होता है, ये दीवारों पर जो प्रेशर लगाती है, इस प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। उस अवस्था में इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होगी उसी हीट को अपन निश्चित दाब पर विशिष्ट उष्मा कहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं इनकी डेफिनेशन। यानी किसी गैस के 1 ग्राम का ताप नियत आयतन पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उष्मा की आवश्यकता नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट उष्मा Cv कहलाती है। यानी उसके आयतन होता है उसको नियत रखा जाता है और उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाया जाता है, तो आवश्यक जो उष्मा होती है वही हमारी नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट उष्मा कहलाती है। ऐसे ही अब इसमें जो हमारा प्रेशर होता है, दाब, उसको कांस्टेंट रखते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी वही हमारी नियत दाब पर गैस की विशिष्ट उष्मा Cp कहलाती है। अब दोस्तों अपन इनके संबंध के बारे में पढ़ेंगे। Cp और Cv में जो संबंध होता है वो कितना होता है। देखिए दोस्तों, Cp और Cv में संबंध होता है वो होता है सार्वभौमिक गैस नियतांक होता है R उसके बराबर होता है। यानी कि जो Cp यानी कि हमारी नियत दाब पर जो विशिष्ट उष्मा होती है उसका मान उससे अधिक होता है, यानी कि निश्चित आयतन पर विशिष्ट उष्मा से अधिक होता है। यानी Cp का मान Cv से अधिक होता है और वह कितना होता है, वह R के बराबर अधिक होता है। यानी R होता है हमारा 8.31 जूल पर मोल केल्विन, यानी जूल पर मोल केल्विन यह है इसके बराबर। यानी मात्रक, तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो ये हमारा मात्रक होता है सार्वभौमिक गैस नियतांक, उसका मात्रक विशिष्ट उष्मा के मात्रक के बराबर ही होता है। यानी कि ये इक्वेशन में हम जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन होती है उनके दोनों यानी कि बराबर पदों में, यानी कि कोई भी ऐड नहीं हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस नहीं हो रहा है, कोई बाकी नहीं हो रही है, तो उन दोनों की विमा बराबर होती है। विमा के नियम में हमने पढ़ा होगा। तो यानी कि जो सार्वभौमिक गैस के में कई बार मात्रक पूछा जाता है कि सार्वभौमिक गैस स्थिरांक का मात्रक बताइए, तो इसका मात्रक होता है जूल पर मोल केल्विन। यानी कि इसकी जो विमा होती है मात्रक होता है वो भी मोलर विशिष्ट उष्मा के बराबर होता है। जो Cp और Cv होती है ये अपन मोलर विशिष्ट उष्मा लेते हैं, न कि विशिष्ट उष्मा। यानी कि इसके अंदर जो नियत रखा जाता है, यानी कि 1 मोल पर इसका परीक्षण किया जाता है गैसों का, क्योंकि दोस्तों जो गैसों का जो 1 ग्राम या 1 kg गैस लेना संभव नहीं है, इसलिए इसको मोलों में अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर जो विशिष्ट उष्मा होती है वो मोलर विशिष्ट उष्मा होती है और इसी के कारण जो R का जो नियतांक मात्रक होता है वो भी मोलर विशिष्ट उष्मा के बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो सार्वभौमिक गैस स्थिरांक है इसकी विमा आपको जो आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT इसी से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जो फॉर्मूला होता है Cp माइनस UV अपॉन R, यानी कि इसका संबंध होता है, इसको अपन मेयर का सूत्र भी कहते हैं। तो इनको याद रखना है, जो मेयर का सूत्र होता है वो होता है Cp माइनस UV अपॉन R। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है और इसके जो बचे हुए टॉपिक है उनको अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।